हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? तो पिछली क्लास में हमने ऊष्मागतिकी की विमा हमने स्टार्ट कर दी थी और आज की क्लास में हम ऊष्मागतिक राशियों की विमा को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो भी डाउट आते हैं बेटा आप पूछते रहा करो लेक्चर वाइज। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत होती है। और दूसरा, आप रेगुलरिटी मेंटेन रखें। अगर आपको किसी भी क्लास में, जैसे 11th क्लास है, आपको अच्छी तरह से फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, क्योंकि 11th क्लास ही आपको पहले बात पता है, आगे जो भी हमारे 12th के बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे, नीट का एग्ज़ाम होगा, जेई का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए 11th क्लास बेस होता है और 50% से भी ज़्यादा 11th क्लास का सिलेबस आता है, आपको पता होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कई लोग कहते हैं 8 घंटे पढ़ो, कई कहते हैं 9 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, तो विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, आपको बस रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। जैसे मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आपको तुरंत ये लेक्चर पढ़ना है। जो भी डाउट होते हैं आपको पूछना है। अगर डाउट नहीं है तो और भी अच्छी बात है, आपको नोट्स मेंटेन करने हैं और इसके बाद में आपके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो आपका कहीं भी कंपटीशन में आप रुकोगे नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिक राशियों की विमा। और इसका हमने लास्ट पढ़ ली थी गुप्त ऊष्मा तक। हमने जो लास्ट कर ली थी वो गुप्त ऊष्मा तक हमने पढ़ ली थी। आगे देखिए, उसके बाद आती है तापीय प्रसार गुणांक अथवा ऊष्मीय प्रसरणीयता। ये देखिए आप, नेक्स्ट हमारे पास विमा है तापीय प्रसार गुणांक अथवा ऊष्मा प्रसरणीयता। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जब भी फिजिक्स में क्या होता है, या फिजिक्स में क्या, नेचर में, प्रकृति के अंदर होता है ऐसा, जब भी हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन आता है, लंबाई में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए ये, या कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको गर्म करने पर वो प्रसारित होती हैं। जैसे गर्म लोहा है, लोहे की छड़ है, आप गर्म करो, जैसे आपने तार देखा होगा, तार को गर्म करो तो उसकी वो प्रसारित होता है, मतलब एक्सपेंड होता है, फैलता है, गर्म करने पर फैलता है। इसी को बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। गर्म करने पर फैलने को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय मतलब गर्म करना, प्रसार मतलब फैलना, ऊष्मीय प्रसार मतलब गर्म करने पर फैलना। ठीक है, इसको तापीय प्रसार के भी कहते हैं, तापीय प्रसार। अब ये एक, मान लीजिए एक छड़ थी जिसकी लंबाई L थी, अब हमने इसे गर्म किया तो इसकी ये थोड़ा सा बढ़ गई, ये लंबी हो गई, लंबाई में वृद्धि हो गई इसकी। कितनी लंबाई में वृद्धि हुई, तो पहले इसकी लंबाई L थी, अब इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई डेल L। कितनी लंबाई में वृद्धि होगी इसकी, डेल्टा L वृद्धि हो गई। ठीक है बेटा, अब देखो, तो अब ये जो लंबाई में वृद्धि हुई इसको हम लिखेंगे डेल्टा L। डेल्टा L का मतलब क्या है, लिख लीजिए साइड में, लंबाई में वृद्धि। डेल्टा L का मतलब क्या है, लंबाई में वृद्धि। क्यों हुई लंबाई में वृद्धि, क्योंकि मैंने इसको गर्म किया। पहले इसकी लंबाई कितनी थी, L, जब गर्म किया तो इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि आई, डेल L वृद्धि आ गई। तो डेल L यहाँ पर क्या है, लंबाई में वृद्धि। इतनी बात क्लियर हुई आपको, डेल L क्या है यहाँ पर, लंबाई में वृद्धि। अब ये जो लंबाई में वृद्धि होती है ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो मैं तापमान कितना बढ़ाता हूँ, अगर मैं तापमान ज़्यादा बढ़ाऊंगा, मान लो मैं 100 डिग्री बढ़ाता हूँ, तो लंबाई में जितना ज़्यादा ताप बढ़ाऊंगा लंबाई में भी उतनी ही वृद्धि होगी। तो लंबाई में वृद्धि किस पर निर्भर करती है, ताप में वृद्धि पर। यहाँ पे डेल्टा T का मतलब क्या है, ताप में वृद्धि। डेल्टा L का मतलब क्या है, लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि किस पर निर्भर करती है, ताप में वृद्धि। मैं जितना ताप बढ़ाऊंगा लंबाई भी उतनी ही बढ़ेगी। दूसरा, लंबाई में वृद्धि किस पर निर्भर करती है, प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करती है। मैं फिर से बताता हूँ आपको। अब डेल L क्या है, लंबाई में वृद्धि किस पर निर्भर करती है, ताप में वृद्धि पर। जितना मैं ताप बढ़ाऊंगा उतनी ये लंबाई बढ़ती है। ठीक है, अब ये लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए प्रारंभिक लंबाई थी L0, इस छड़ की जो प्रारंभिक लंबाई थी, हमने L ली थी, स्मॉल L ली थी, तो स्मॉल L प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करती है। मतलब बताता हूँ आपको, जैसे एक तार है, वो 20 सेंटीमीटर का था। कितने सेंटीमीटर का था, 20 सेंटीमीटर। हमने गर्म कर दिया तो उसकी 2 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ गई। तो 20 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी प्रारंभिक लंबाई, और लंबाई में वृद्धि कितनी हुई उसकी, 2 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर के तार को मैंने गर्म किया तो लंबाई कितनी बढ़ी उसकी, 2 सेंटीमीटर। तो अब वो कितने सेंटीमीटर का हो गया, 22 सेंटीमीटर का हो गया।
ठीक है। अगर ये तार 20 सेंटीमीटर की जगह 2 किलोमीटर लंबा होता तो, अगर ये तार 20 सेंटीमीटर की जगह कितना लंबा होता, ये 2 किलोमीटर लंबा होता, बहुत लंबा होता, और हम इसका ताप बढ़ाते तो लंबाई में वृद्धि कितनी होती, 0.2 किलोमीटर। तो अगर प्रारंभिक लंबाई अगर ज़्यादा है तो वृद्धि भी ज़्यादा होगी, ये बात आपको क्लियर हुई। और प्रारंभिक लंबाई कम है तो लंबाई में वृद्धि भी कम होगी। प्रारंभिक लंबाई ज़्यादा तो लंबाई में वृद्धि भी ज़्यादा होगी, प्रारंभिक लंबाई कम तो लंबाई में वृद्धि भी कम होगी। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वो 2 कारकों पर निर्भर कर रही है। एक तो ताप में वृद्धि कितनी हो रही है वो, और एक प्रारंभिक लंबाई कितनी थी वो। तो लंबाई में वृद्धि कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, 2 फैक्टर्स पर, ताप में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई। तो जब भी हम समानुपाती हटाते हैं हमारे पास एक नियतांक आता है। इस बार जो नियतांक आएगा उसको हम कहेंगे अल्फा। ये प्रोपोर्शनल जैसा ही लगता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा। थोड़ा सा गंदा बना है, फिर से बनाता हूँ, अल्फा। ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि किस किस पर निर्भर करती है, ताप में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के। समानुपाती हटाऊंगा तो क्या आएगा, नियतांक। ये नियतांक क्या है, अल्फा। ये क्या है, डेल्टा टी, और ये क्या है, एल। अब इस अल्फा को ही मैं क्या बोलता हूँ, इस अल्फा को ही मैं कहता हूँ तापीय प्रसार गुणांक। क्या बोलता हूँ मैं इस अल्फा को, इस अल्फा को बोलता हूँ मैं तापीय प्रसार गुणांक। तापीय प्रसार गुणांक, ये बात क्लियर हुई बेटा। अल्फा को बोलते हैं हम तापीय प्रसार गुणांक। इसका मान निकालना है तो अल्फा को मुझे अकेला करना है, तो डेल्टा टी एल जो गुणा में वो कहाँ जाएंगे, भाग में। ये बात क्लियर हुई आपको। तो अल्फा का मान निकालिए, डेल्टा टी एल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा आपके पास, अल्फा का मान आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी एल। तो अल्फा का मान आ जाएगा अपने पास डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी एल। ये क्लियर हुआ। तो आपके पास तापीय प्रसार गुणांक का सूत्र आ गया है। डेल्टा एल का मतलब है लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा टी का मतलब ताप में परिवर्तन, और एल का मतलब प्रारंभिक लंबाई। तो तापीय प्रसार गुणांक का सूत्र समझ में आया आपको, क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई। तो यहाँ से हम जल्दी से इसका मात्रक बना लेते हैं। तो लंबाई में परिवर्तन वृद्धि क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि मीटर में होती है। तापमान में वृद्धि या परिवर्तन किस में होता है, केल्विन में होता है। और ये लंबाई किस में आ जाएगी, फिर से मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल। तो अल्फा का जो बनेगा मात्रक वो होगा केल्विन, 1/केल्विन हुआ तो ये बन जाएगा केल्विन इनवर्स। तो अल्फा का मात्रक क्या बनेगा, केल्विन इनवर्स। इतना समझ में आया आपको, ओके। तो अल्फा का मात्रक आपको क्लियर हो गया, केल्विन इनवर्स। फिर से लिख देता हूँ, अल्फा का मात्रक है केल्विन इनवर्स। अब हम इसकी वीमा लिखेंगे, तो वीमा होती है इसकी m0 L0 T0। समय भी नहीं है, केवल केल्विन है, तो K-1। ये बन गई इसकी वीमा। इतना समझ में आया आपको, ओके। अब देखो बेटा, ये यहाँ पर देख लो, चाहे आप पीछे, तापीय प्रसार गुणांक क्या है, वीमा में परिवर्तन। वीमा मतलब लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में परिवर्तन। इसका क्या आया, m0 L0 K-1। समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट है ऊष्मा चालकता। नेक्स्ट देख लीजिए, ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता के लिए भी हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे ये एक वस्तु है, काफ़ी बड़ी सी वस्तु है, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं इसको, ओके। ये देखिए, ये वस्तु है, ठीक है, और ये क्यूब है एक तरह सा, और ये इसके 2 पृष्ठ हैं। एक ये पृष्ठ आपको दिख रहा है, और आपको एक दूसरा पृष्ठ ये दिख रहा है। इस पृष्ठ को हम नाम देते हैं पृष्ठ नंबर फर्स्ट, ये पहला पृष्ठ है, और ये है पृष्ठ नंबर 2, ये दूसरा पृष्ठ हो गया। ये 2 पृष्ठ आ गए अपने पास, ठीक है। अब ये अधिक ताप पर है, इसका तापमान है मान लीजिए T प्लस डेल्टा टी। मतलब इसका ताप में T, जैसे मान लीजिए इसका ताप है 25 डिग्री और इसका ताप है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री कितना हो गया आपके पास T, और 5 डिग्री जो इसके पास एक्स्ट्रा है वो हो गया डेल्टा टी।
तो इसका 25 है और इसका 20 है, तो इसका मतलब इसका है T प्लस डेल्टा टी और इसका है T। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके, फिर से बनाता हूँ। इसका तापमान है T प्लस डेल्टा टी और इसका तापमान है T। तो उच्च ताप पर कौन सी स्थित है? तो पहला ये जो प्रथम पृष्ठ है ये उच्च ताप पर स्थित है, मतलब उच्च ज़्यादा ताप है। क्यों ज़्यादा ताप? कैसे? T प्लस डेल्टा टी। और जो दूसरा पृष्ठ है वो कम ताप पर या निम्न ताप पर स्थित है। कितना ताप है उस पर? कैपिटल T। अब जब भी ताप में अंतर आता है तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो इधर हीटर चल रहा है, हीटर मतलब गर्मी, तो और इधर ठंडक है, तो हमेशा ऊष्मा गर्म से ठंडक की ओर आती है, गर्मी से ठंडक की ओर, मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा बहती है। तो जो ऊष्मा होगी यहाँ पे, ऊष्मा को हम किससे परिभाषित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? Q से। तो देखिए आप, ऊष्मा कहाँ से कहाँ जा रही है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जा रही है। ये बात क्लियर होगी आपको? दोनों पृष्ठों के मध्य की दूरी मान लीजिए आप T है। दोनों पृष्ठों के मध्य की दूरी कितनी है? T है, या मान लीजिए X है। तो क्या समझ में आया? आपने देखा कि पहला पृष्ठ उच्च ताप पर है, दूसरा पृष्ठ निम्न ताप पर है, और जो ऊष्मा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित हो रही है, और दोनों पृष्ठों के मध्य की दूरी x है। इसका क्षेत्रफल a है इस पृष्ठ का, और इसका भी क्षेत्रफल a है। तो जो एक पृष्ठ से, इतना क्लियर हुआ? एक बार आपको इतना देख लो पहले, ठीक है? इसको मैं हटा रहा हूँ। तो क्या होता है कि ये जो ऊष्मा प्रवाहित होती है दो पृष्ठों के मध्य, ये समानुपाती होती है सबसे पहले पृष्ठ के क्षेत्रफल के। जितना ज़्यादा पृष्ठ का क्षेत्रफल है उतनी ही ज़्यादा उससे ऊष्मा निकलती है, प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले ऊष्मा समानुपाती होती है क्षेत्रफल के। जो आपने क्षेत्रफल देखे थे ना, पहला और दूसरा। अब मान लो क्षेत्रफल इतना है तो कुछ ऊष्मा बह रही है, अगर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो ऊष्मा ज़्यादा बहेगी। तो ऊष्मा जो प्रवाहित हो रही है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। और जितना ज़्यादा ताप में अंतर होगा, जैसे मान लीजिए इस पृष्ठ का ताप 25 है, इसका 20 है, तो ताप में अंतर कितना है? 25 और 20, 5 डिग्री, तो ऊष्मा बह रही है। अब मान लीजिए ये 50 है और ये 20 है, ताप में अंतर कितना हो गया? 30। जब ताप में अंतर ज़्यादा होगा तो ऊष्मा भी ज़्यादा बहेगी, तो ऊष्मा समानुपाती होती है ताप में अंतर के। और तीसरा, समय, जितने ज़्यादा समय तक ऊष्मा बहेगी, जितने ज़्यादा समय तक दोनों को हम पास पास रखेंगे उतनी ज़्यादा ऊष्मा आएगी। भाई अब आप समझो कि आप अगर हाथ ऐसे तपते हो आग के आगे, 1 सेकंड तक रखा, 2 सेकंड तक रखा, जैसे 5 सेकंड तक आपका हाथ जलने लगता है, इसका मतलब जितना समय आप ज़्यादा लगाओगे उतनी ही आपके पास ऊष्मा ज़्यादा आएगी। ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट? ओके। दूसरा, दोनों पृष्ठों के मध्य जो दूरी होगी वो जितनी ज़्यादा होगी, दूर हो जाएंगे तो ऊष्मा कम जाएगी। अगर इसका मतलब दूरी अगर ज़्यादा होगी तो ऊष्मा कम जाएगी, इसका मतलब दूरी के ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये चीज़ क्लियर हुई आपको? अब फिर से मैं क्या करूँगा, जब समानुपाती हटाऊंगा तो मेरे पास एक नियतांक आएगा, वो आएगा K। इस K को ही हम बोलते हैं ऊष्मा चालकता। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय चालकता या ऊष्मा चालकता गुणांक। K को क्या बोलते हैं? ऊष्मीय चालकता गुणांक। ठीक है, तो समानुपाती हटेगा तो K आएगा। अब यहाँ से K की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q इंटू एक्स, और बटे में क्या आ जाएगा? A डेल्टा टी और स्मॉल टी। ये किसका मान आ गया आपके पास? K का। तो कितना आ गया बेटा? QX बटे में A डेल्टा टी और स्मॉल टी। QX A डेल्टा टी स्मॉल टी। फिर से लिख देता हूँ, K का क्या मान आया? QX A डेल्टा टी स्मॉल टी। इससे आप क्या बना सकते हो बेटा? मात्रक बना सकते हो। सबसे पहले मात्रक बनाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का जूल। दूरी का क्या होता है? मीटर। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। डेल्टा टी तापमान का कितना होता है? केल्विन होता है। टी का क्या होता है? समय होता है। ठीक है, अब मीटर से 1 मीटर कट गया तो बन गया जूल पर मीटर केल्विन इंटू सेकेंड। ये क्लियर हुआ बेटा? जूल पर मीटर केल्विन इंटू सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया मात्रक, जूल पर मीटर केल्विन इंटू सेकेंड। तो फिर से मैं मात्रक लिख लेता हूँ। ऊष्मीय चालकता गुणांक हम K से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक है जूल पर मीटर केल्विन इंटू सेकेंड। यह हमारे पास आ गया था K का मात्रक। तो जल्दी से विमा लिख लेते हैं। जूल की विमा सबको याद होगी, कितनी होती है? m1L2T-2, ये होती है जूल की विमा। मीटर की विमा कितनी होती है? L1। ये है हमारे पास केल्विन। केल्विन की विमा K1 ही होती है, और ये सेकेंड, इसकी विमा होती है हमारे पास T1। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से,
m1, अब देखिए बेटा L1 से L2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास m1, L1 ऊपर आके L1 इन्वर्स हो जाएगा तो L2 और L-1 ये आपके पास रह जाएगा L1, तो ये हो जाएगा m1 L1। समझ में आया बेटा, ये L1 है ना, ये ऊपर आकर L इन्वर्स हो जाएगा, L-1 हो जाएगा, L-1 और L2 L1 हो जाएगा। अब ये T1 है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा T-1, तो T-1 और T-2 ये बन जाएगा T-3 और ये K1 भी इन्वर्स होकर बन जाएगा K-1। तो आपके पास ये विमा आ जाएगी इसकी M1 L1 T-3 K-1। चेक कर लेते हैं, M1 L1 T-3 K-1, ये देखिए M1 L1 T-3 K-1, ये बन गई हमारे पास विमा किसकी, ऊष्मीय चालकता की। तो ऊष्मीय चालकता गुणांक समझ में आया, इसको हम ऊष्मीय चालकता भी कहते हैं, ऊष्मीय चालकता गुणांक भी कहते हैं। अगली जो विमा है वो है वीन नियतांक। तो वीन नियतांक क्या होता है, इसका सूत्र होता है वीन नियतांक का तरंग दैर्ध्य बट्टा ताप। क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बट्टे में ताप। क्योंकि अगर आप देखें वीन का सूत्र, कोई बात नहीं, आप ऐसा होता है, ये देखिए ये सूत्र होता है कि तापमान तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम आगे एक्सपेरिमेंट से देखेंगे, जब हमारे आगे चैप्टर आएगा तब हम देखेंगे इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अभी आप डायरेक्ट ये याद रख लीजिए, वी नियतांक या क्या याद रखेंगे, तरंग दैर्ध्य इनटू ताप। वीन नियतांक का सूत्र याद रखिए, तरंग दैर्ध्य इनटू ताप। फिर से देखिए, वीन नियतांक को हम प्रदर्शित करते हैं बी से, तरंग दैर्ध्य लैम्डा इनटू तापमान हो जाएगा टी। ठीक है, तरंग दैर्ध्य इनटू तापमान, बहुत आसान है। अब तरंग दैर्ध्य होती है तरंग की लंबाई। अब मात्रक बता देता हूँ आपको सीधे सीधे मैं, तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग की लंबाई होती है मीटर में और तापमान होता है केल्विन में, तो मीटर इंटू केल्विन। तो ये इसकी क्या बन गई, आपकी वीमा बन गई। तरंग दैर्ध्य का क्या बना, मीटर, और तापमान का केल्विन। अब मैं आपको वीमा बता देता हूँ। वीमा तो द्रव्यमान तो नहीं है तो m0, मीटर मतलब लंबाई है तो L1, समय नहीं है T0, तापमान है तो K1। तो ये बन जाएगा m0 L1 T0 K1। ये देखिए m0 L1 T0 K1, K1 है, सॉरी K1 है। ठीक है, m0 द्रव्यमान नहीं है, ये मीटर है तो लंबाई आ जाएगी, समय नहीं है केल्विन है तो K1 लिख दूंगा। तो m0 L1 T0 K1, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट देखिए बोल्ट्जमान नियतांक, इसको भी हम स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं, ये भी हमारे आगे चैप्टर्स में आएगा। इसका सूत्र होता है ऊर्जा बट्टा ताप। ये दिख रहा है आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा बट्टा ताप। तो जल्दी से बता दीजिए मात्रक क्या बनेगा, ऊर्जा का जूल, ताप का केल्विन। तो क्या बन जाएगा, जूल पर केल्विन। तो बोल्ट्जमान का क्या बन जाएगा, मात्रक जूल पर केल्विन। तो ऐसे भी लिख लो आप, चाहे जूल पर केल्विन, ये इसका क्या बन गया, ये बन गया इसका मात्रक जूल पर केल्विन। अब हम बनाएंगे इसकी वीमा। तो जूल की वीमा क्या होती है, m1 L2 T-2 बन गई जूल की वीमा, और केल्विन की होती है K1। तो बन जाएगी वीमा इसकी m1 L2 T-2 K-1। तो एक समझ में आपको, ये बन गया हमारे पास बोल्ट्जमान नियतांक m1 L2 T-2 K-1। उसके बाद आता है सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो एक गैस समीकरण होती है, शायद आपने पढ़ी होगी, वो होती है PV = nRT। क्या होती है गैस, जो गैस समीकरण बोलते हैं इसको आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं, PV = nRT। यहाँ P होता है दाब। PV = nRT कौन सी समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण। या आप इसी साल केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। तो P यहाँ पर होता है दाब, V यहाँ पर होता है आयतन, N यहाँ पर होता है मोलों की संख्या, N यहाँ पर क्या होता है, मोलों की संख्या, R यहाँ पर होता है गैस नियतांक, और T यहाँ पर होता है ताप। तो आपको गैस नियतांक R का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा ये PV/NT। क्या बन जाएगा, PV/NT। इतनी बात समझ में आई। ओके, तो हमने अब तक सूत्र निकाल लिया है R का, जो कि है गैस नियतांक PV/NT। P यहाँ पर है दाब, V यहाँ पर है आयतन, N यहाँ पर है मोलों की संख्या, और T यहाँ पर है तापमान। अब हम यहाँ पर इसके हम मात्रक निकालेंगे। तो दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखो।
अब वॉल्यूम मतलब आयतन इसका होता है मात्रक मीटर क्यूब। अब एक बटे में है अपने पास n, ये है मोल की संख्या, तो इसका मात्रक होगा MOL मोल। T, ये T यहाँ पर तापमान है, तो बटे में है तो यहाँ पर आ जाएगा केल्विन। ये चीज़ समझ में आई। ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब ये कट जाएगा, मीटर स्क्वायर 1 मीटर बच जाएगा, बी स्क्वायर से ये कट गया, क्यूब 1 मीटर बच गया। तो मात्रक क्या बन गया हमारा, बन गया न्यूटन मीटर बटे मोल केल्विन। ये बन गया हमारा मात्रक, क्या बन गया, न्यूटन मीटर बटे मोल केल्विन। तो मात्रक हमारे पास बन गया है न्यूटन मीटर बटे मोल केल्विन, ये बन गया हमारा मात्रक। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे वीमा। न्यूटन की वीमा कभी मत भूलो बेटा, m1 L1 T-2। मीटर की वीमा होती है L1, ये भी मत भूलो। मोल की वीमा MOL ही लिखते हैं, मोल ही होती है, और केल्विन की होती है K1 ही होती है ये भी। तो क्या बन जाएगी वीमा, m1 L1 और L1 L2 T-2, मोल ऊपर आके क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स, और केल्विन भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, केल्विन इनवर्स। तो क्या बन जाएगा, m1 L2 T2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। फिर से लिख देता हूँ इसको मैं, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, m1 L2 T2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इतनी ये हमारी ऊष्मा गतिकी की विमाएँ आज समाप्त हो गई हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक और रहता है वैद्युतिकी की, इलेक्ट्रिसिटी की डायमेंशन हमें और पढ़नी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की डायमेंशन हमें और पढ़नी है, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, विमाएँ कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम त्रुटियाँ स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अब विमाओं में अभी भी किसी को डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे मैसेज करिए, कमेंट करिए। ओके, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।